दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैं 103 तक हिंदी के प्रश्न डाली हूँ। अब इसके आगे का मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सुपर टेट, सी टेट, एस टेट या यूपी टेट, कोई भी टेट होगा तो हिंदी से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछेगा सब वीडियो में आपको मिलेगा। 1000 प्रश्न मैं बताऊंगी। छोटे छोटे पार्ट करके आपको वीडियो डाल रही हूँ। बड़ा पढ़ाने का हमारे पास टाइम भी कम मिलता है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो डालती हूँ। आपको भी देखने में हल्का रहेगा। बड़ा हो जाएगा तो आप भी ऊब जाओगे और देख नहीं पाओगे, आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो छोटे छोटे वीडियो को आप देखोगे तो याद भी हो जाएगा। दोस्तों, केवल देखना ही नहीं है, जो भी मैं व्याकरण से संबंधित बताऊंगी, जैसे संधि हो, समास हो, अनेकार्थी शब्द हो, इसको आप अपने माइंड में बैठाते जाइए। रटना नहीं है। रटने पर दिमाग कम होता है और समझने पर दिमाग बढ़ता है, इसलिए आप समझते जाइए। जहाँ पर रटने की बात आएगी वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि रट लीजिए, लेकिन जहाँ पर समझने की बात आएगी वहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगी, आप समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या है? हवि, हवि, उपाल, दान। दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा हवि। आगे है, रंगभूमि के रचनाकार है। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, अज्ञेय, मलुकदास, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र जो है ये और भी उपन्यास, बहुत से उपन्यास लिखे हैं। ये उपन्यास सम्राट भी कहे जाते हैं और इनका जो है उपन्यास अनेकों प्रकार के हैं, जिसमें गोदान गबन भी है। गोदान और गबन यदि उपन्यास पूछे, गोदान और दूसरा है गबन, गोदान गबन इन्हीं का उपन्यास है दोस्तों। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र दोस्तों इनका अधूरा उपन्यास है। कभी कभी पूछ देता है कि मंगलसूत्र उपन्यास किसका है। एक प्रश्न तो ये पूछ देगा। फिर दूसरे तरह से पूछेगा कि मुंशी प्रेमचंद्र का, या केवल प्रेमचंद्र नाम रखेगा, प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है। तो याद रखना है दोस्तों कि मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है। कौन सा है? मंगलसूत्र। फिलहाल इसका उत्तर ए पर जा रहा है, मुंशी प्रेमचंद्र। माथा ठनकना का अर्थ क्या होगा दोस्तों? माथा ठनकना, उदास होना, शक हो जाना, नुकसान होना, सर दर्द होना। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा शक हो जाना। माथा ठनक जाए, आदमी कहता है ना कि मेरा माथा ठनक गया। जब कोई सामान को चुरा लेता है, उसको शक हो जाता है कि फलाना आदमी हमारा सामान चुराया है, तो कहता है मेरा माथा ठनक गया। तो माथा ठनकना मीन्स शक हो जाना। आगे है, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? माधुरी, समन्वय, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप। दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। अब इसमें आपको ये पूछ देगा अगर कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो आपको याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट किए हैं। कौन किए हैं? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, भट्ट लिखा होगा, भ आधा ट फिर पूरा ट, बालकृष्ण भट्ट। अब आपसे ये पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है वो मासिक है या साप्ताहिक है? तो याद रखना दोस्तों, मासिक है। कैसा है दोस्तों? मासिक है। और किस सन में प्रकाशित हुआ? तो सन की जब बात आ जाए तो 1877 याद रखना है। 1877 में प्रकाशित हुई। फिलहाल इसका उत्तर क्या जाएगा? चौथा जा रहा है विकल्प, हिंदी प्रदीप। आगे है, बीजक किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये कबीरदास की रचना है। इसमें साखी, शबद, रामायणी 3 मिले हुए हैं और ये बीजक नाम से है। इनके जो शिष्य है धर्मदास,
कबीरदास के जो शिष्य है धर्मदास, कबीरपंथी कहे जाते हैं, वही इनकी रचना को आगे बढ़ाया है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण, तो याद रखना दोस्तों, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर को याद रखना है। ये वर्ण कहलाते हैं। क वर्ण में क वर्ग होता है, इसके बाद च वर्ग होता है, इसके बाद ट वर्ग होता है, इसके बाद त वर्ग होता है, इसके बाद प वर्ग होता है। और सब में 5-5 अक्षर होते हैं। क ख ग घ अ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म। और जो अंतिम के जो वर्ण गिर रहे हैं ये होते हैं पंचमाक्षर। जैसे क ख ग घ अंग, अंग इसमें आ गया। छ छ ज झ ञ आ गया। ट ठ ड ढ अड़ आ गया। त थ द ध न आ गया। प फ ब भ म आ गया। इसको पंचमाक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। तो आपको क वर्ग में कितने अक्षर हैं ये मालूम हो गया। अब आपको अल्प प्राण महाप्राण को समझना है। यहाँ आपको समझना है, यहाँ आपको रटना नहीं है दोस्तों, समझिए। अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित हर परीक्षा में, सुपर टेट हो या सी टेट या यूपी टेट या बी टेट या एच टेट या एम टेट, कोई भी टेट क्यों ना हो, इससे संबंधित 2 प्रश्न तो आते ही है। हर बार 2 प्रश्न जरूर आएंगे, इसलिए आप इसे रटिए नहीं, समझिए। अब देखिए, प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ण नहीं वर्ग होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है, यानी वर्ण, जो वर्ण होता है वो क्या होता है दोस्तों? अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा अपने कॉपी पर नोट करते जाइए। अगर आपको बढ़िया से समझना है, तैयारी अच्छी करनी है, तो जिस तरह से मैं समझा रही हूँ उसको कॉपी पर नोट करते जाइए। पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। इसके बाद दोस्तों अब महाप्राण बता रही हूँ। कहीं ये जरूरी है कि अल्प प्राण ही तो नहीं ना पूछेगा, महाप्राण भी पूछेगा। महाप्राण की जब बात आ जाएगी दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा आपका क्या होता है दोस्तों? महाप्राण होता है। महाप्राण, इसको भी नोट कर लीजिए, महाप्राण। फिलहाल इसका उत्तर आपका क्या आएगा? आप तो समझ ही लिए होंगे कि अल्प प्राण पूछ रहा है, तो पहला, तीसरा, पांचवा। तो अब इसमें हमारा ऊपर वाले में क्या है? थ और ध है। थ और ध अगर हम तो वर्ग में लेके आते हैं इसको, तो त थ द ध न, तो थ, दूसरा तो थ है लेकिन ध कौआ है दोस्तों। तो थ द ध चौथा आ गया। तो चौथा को मैं यहाँ लिखी हूँ कि महाप्राण में आएगा। दूसरा और चौथा किस में आएगा? महाप्राण में। तो पहले इसका काम खत्म, ये नहीं हो सकता। अब हमारा नीचे वाला देखते हैं, फ और भ वाला। फ और भ में ये किस में आ रहा है? प वर्ग में है। प, फ, दूसरा ये आ गया, इसका भी काम खत्म हो गया। प के बाद फ आ गया। अब दूसरा महाप्राण में है, इसका भी काम खत्म, ये नहीं हो सकता। अब सी वाला बचा है, छ और घ। तो घ जो हमारा दिख रहा है दोस्तों, क ख ग घ, चौथा आ गया। कौन सा आ गया? चौथा आ गया, इसका भी काम खत्म। अब जब 3 गो का काम खत्म हो गया तो कौन सा बचा है दोस्तों? विकल्प में बी बचा है, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क और ग, पहला और तीसरा। पांचवा इसमें रहता तो पांचवा भी मार लेते। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्प प्राण होता है। और दूसरा, इसके बाद दूसरा, चौथा क्या होता है?
दूसरा और चौथा आपका महाप्राण होता है। नोट करते जाइए कहीं कॉपी पर। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। आगे है अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष। अघोष की बात जब आ जाएगी तो आपको फिर एक बार वर्ण को देखना पड़ेगा। फिर वर्ण को देखना पड़ेगा और वही नियम रहेगा दोस्तों। अल्प प्राण महाप्राण नहीं पूछा है इस बार। अघोष और सघोष की बात आ रही है। दो होता है इसमें। एक होता है अघोष और दूसरा होता है घोष। इसको सघोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सघोष। सघोष भी आपको पूछ सकता है। दोनों एक ही है। दोनों का अर्थ एक ही है। सघोष कहिए या घोष कहिए। तो अब यहाँ देखते हैं कि हमसे पूछा है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि आगे के जो होते हैं 5 वर्णों में से पहला और दूसरा अघोष होता है। बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा ये आपके सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। बढ़िया से एक बार नोट कर लीजिए कॉपी पर। क्या नोट करना है? पहला और दूसरा क्या होता है दोस्तों? अघोष होता है। पहला और दूसरा अघोष होता है। पहला और दूसरा वर्ण। इसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा ये आपके सघोष होते हैं। सघोष यानी केवल घोष भी कह सकते हो। ये सघोष होते हैं। नोट कर लीजिए। पहला दूसरा अघोष होता है। तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? ये आपके सघोष होते हैं। तो आप प्रश्न जो आपसे पूछा है तो क्या दिखा रहा है? कह रहा है कि स, ह, ज, अ। अब ये बताइए, एक और तरीका आपको बता दे रही हूँ कि सह जो हमारा होता है दोस्तों, स, ह, ये 4 वर्ण। ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन में आते हैं। किस में आते हैं? ऊष्म व्यंजन में। ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं, जिसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ये संघर्षी व्यंजन में आते हैं। इनमें से आपका जो 3 है, स, ये आपके अघोष है। क्या है दोस्तों? अघोष है। और जो ह बच गया अकेले, ये आपका घोष में आएगा। किस में आएगा? घोष में आएगा। इसी तरह से एक और व्यंजन बता रही हूँ जिसका नाम है अंतस्थ व्यंजन। क्या नाम है? अंतस्थ। अ आधा न अंतः अस्थ। अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन जो है दोस्तों, ये आपकी क्या है? यौर लव है। कौन से है? यौर लव। य, र, ल, व। ये 4 है। यौर लव संख्या में 4 है। ये आपके घोष है। क्या है? घोष। इसको भी नोट कर लीजिए कहीं कॉपी पर। ये आपके चारों क्या है? घोष है। अब देखते हैं अघोष वर्ण कौन सा है पूछा है। स दिया है, ह दिया है, ज दिया है, अ दिया है। दोस्तों अभी अभी मैं बताई हूँ। क्या बताई हूँ? ऊष्म व्यंजन जो है स ये आपके अघोष है। और ह है वो अघोष है। अरे घोष है दोस्तों। तब घोष है तो इसको भी बाहर कर दो। घोष है तो इसको बाहर करो। अब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। पहला और दूसरा। इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। तो जो आपका तीसरा नहीं है, च, छ, ज तीसरा है तो इसको भी बाहर कर दो। इसको भी बाहर कर दो। इसके बाद दोस्तों अ बचा। अ है जो आपका, ये क्या है? ये तो स्वर है। ये तो स्वर है दोस्तों। ये स्वर है तो व्यंजन में सघोष लगेगा। इसको भी बाहर कर दो। अब दोस्तों हमारा केवल ऊपर का स दिख रहा है, यही आपका बच गया।
यही आपका सही है। 100 वाला, 100 वाला ही आपका सही है। आगे देखते हैं, तालव्य व्यंजन कौन से है? तालव्य यानी तालू से बोला जाता है। तालू से बोलने वाला आपका क्या है? च छ ज झ है, या ट ठ ड ढ है, या प फ ब भ है, या त थ द ध है। दोस्तों, ये ट ठ ड ढ जो होता है ये आपका मूर्धा होता है। ये क्या होता है दोस्तों? मूर्धा होता है। ये मूर्धा हमसे नहीं पूछ रहा है, हमसे तालव्य की बात पूछ रहा है। और प फ ब भ जो होता है ये ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो हमसे ओष्ठ थोड़ी ना पूछ रहा है। जब हमसे ओष्ठ पूछेगा तब तो हम ओष्ठ बताएंगे। दोस्तों, हमसे तो ओष्ठ पूछा नहीं है। और ये त थ द द होता है, ये दंत होता है। तो दंत ना पूछा है, दंत भी नहीं पूछा है, ओष्ठ भी नहीं पूछा है, मूर्धा भी नहीं पूछा है। हमसे तालव्य की बात कर रहा है। आज जब तालव्य की बात कर रहा है तो च छ ज झ हमारा है। विकल्प पहला सही होगा। निर्वासित में प्रत्यय है शिस्त, इक, इत, नी। दोस्तों, ये कंसेप्ट जो मैं बता रही हूँ एकदम समझते जाइए, समझते जाइए। समझने वाला है। एक प्रश्न आपको रटोगे तो एक प्रश्न याद होगा, और जिस तरह से मैं समझा रही हूँ उस तरह से समझोगे तो आपको एक प्रश्न से रिलेटेड 10 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है? समझना है। निर्वासित अंतिम वाला में होता है प्रत्यय। प्रत्यय किस में होता है? अंत वाले में होता है। जो अंत में जोड़ा जाता है उसी को ही प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग की बात आ जाए दोस्तों तो उपसर्ग आदि में जोड़ा जाता है। उपसर्ग आदि में यानी प्रारंभ में जोड़ा जाता है। प्रारंभ में जोड़ने पर उपसर्ग हो जाएगा, अंत में जोड़ने पर प्रत्यय हो जाएगा। तो हमारा अंतिम वाला में देखा जाएगा क्या जोड़ा है? सित जोड़ा है, सित। अब हम बोले थे कि व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोला जाता है। सित में इत छुपा हुआ है। सित में क्या है? इत। इसमें हम लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? 100 पर छोटी का मात्रा सी, 100 पर छोटी का मात्रा तो ई आ गया ना। 100 पर छोटी का मात्रा सी, और तो यहाँ है, तो में हमारा तो ये है तो यहाँ तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इत नहीं हो जाएगा। जब इत हो जाएगा तो किस में इत दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। तो बिना झिझक इत मार दो, कोई नहीं काट पाएगा। दुनिया में कोई नहीं आपको काट पाएगा। आपका सही हो जाएगा। प्रत्यय अंत में जोड़ा जाएगा, उपसर्ग पहले जोड़ा जाएगा। निम्नलिखित किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? नहीं है की बात आ गई तो नहीं वाले पर याद रखना है। नील कमल, महात्मा, काला सांप, गजानन। आपको कर्मधारय समास की परिभाषा जाननी जरूरी है। कर्मधारय समास को समझिए तो एक समास नहीं, आपको हजारों लाखों समास कर्मधारय समास का आ जाएगा, और रटना ही नहीं पड़ेगा। आपको बस केवल समझना है। आंख बंद करके फटाक से ना देखोगे, 1 सेकंड में कर्मधारय समास पहचान जाओगे। 1 सेकंड में पहचान जाओगे कि यही कर्मधारय समास है। तो चलिए हम बताते हैं। जिसमें भी विशेषण लगा हो, विशेषण तो आप जानते हैं ना, जैसे राम कैसा है? अच्छा है, अच्छा विशेषण हो गया। गाय कैसी है? काली है, इसमें काली विशेषण हो गया। मोहन कैसा है? सुंदर है, सुंदर विशेषण हो गया। पत्ती कैसी है? हरी है, हरी पत्ती हो गया विशेषण। खीर कैसी बनी है? मीठी बनी है, तो मीठी विशेषण है। अब विशेषण तो जान गए। तो जिसमें भी विशेषण लगा होगा, दुनिया का कोई भी समास क्यों न हो, आपका चला जाएगा कर्मधारय समास में। जिसमें विशेषण लगा हो किसमें चला जाएगा? कर्मधारय समास में। अब ये बताए नील कमल, कमल कैसा है? नीला है। अब तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हमसे तो नहीं पूछा है ना। कह रहा है कि कर्मधारय समास नहीं है, तो नील कमल तो हमारा कर्मधारय समास हुआ, इसको हम क्रॉस कर देंगे। महात्मा, आत्मा कैसा है? महात्मा। पुरुष कैसा है? वो महात्मा है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी विशेषता है। सांप कैसा है? काला है। सांप कैसा है? सफ़ेद है। सांप कैसा है? नीला है।
तो यहाँ पर भी विशेषण आ गया, इसको भी काट देते हैं क्योंकि ये हमारे तीनों कर्मधारय समास हो गए। इसमें विशेषता बताई गई है दोस्तों। अब जब विशेषता बताई गई है तो कर्मधारय समास तो मारेंगे ना। कर्मधारय समास मारेंगे तो हमसे तो नहीं पूछ रहा है, कर्मधारय समास नहीं है। जब तीनों में कर्मधारय समास हो गए तो गजानन हमारा बहुब्रीहि समास होगा। गजानन क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुब्रीहि समास होगा। तो यही उत्तर हमारा सही है, कर्मधारय समास इसमें नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में तद्भव कौन सा है? रात्रि, पंख, सर्व, वत्स। दोस्तों एक होता है तत्सम और दूसरा होता है तद्भव। तत्सम होता है संस्कृत वाला और तद्भव होता है ठेठ भाषा वाला। जो हम बोलचाल में बोलते हैं उसको हम तद्भव बोलते हैं, जो संस्कृत से आता है वो तत्सम होता है। रात्रि ये हमारा संस्कृत से आ रहा है, ये नहीं हो सकता। सर्प ये संस्कृत से आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। वत्स ये संस्कृत से है, ये भी नहीं हो सकता। पंख, पंख जो हमारा निकल के आ रहा है वो हमारा तद्भव है, इसलिए हमारा पंख सही है। आगे देखते हैं, एक से अधिक वर्णों को क्या कहते हैं? अनुस्वार, व्यंजन, स्वर, वत्स। अब दोस्तों आपके दिमाग में आएगा कि ये कैसा प्रश्न पूछ दिया, ये कैसा प्रश्न पूछ दिया। एक से अधिक वर्णों को तो क्या बोलते हैं दोस्तों? जो जानकारी जिनके अंदर थोड़ी सी कम होगी वो कहेगा कि एक से अधिक वर्णों को तो शब्द न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। जैसे र हो गया प्लस थ हो गया तो बन गया रथ, रथ बन गया। जब रथ बन गया तो ये शब्द बन गया, शब्द बन गया। अब यदि एक से अधिक शब्द रहेगा तो क्या बन जाएगा? जैसे राम हो गया और एक शब्द दूसरा हो गया पढ़, क्या हो जाएगा? पढ़, राम पढ़, ये वाक्य बन गया। ये क्या बन गया? वाक्य बन गया। राम पढ़, सीता चल, गीता हंस, ये आपका शब्द वाक्य बन गया। अब हमसे तो न तो इसमें शब्द दिया है न तो वाक्य दिया है, मारे तो क्या मारे, मारे तो क्या मारे। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ, ऐसा तरीका कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आँख बंद करके लगा दोगे कौन सा सही होगा। तो दोस्तों आप जितने भी व्यंजन पढ़ते हो, जैसे क हो, ख हो, घ हो, वो अकेले नहीं है, उसके साथ में एक मिला हुआ है, उसका साथी एक है। उसका साथी नहीं रहेगा तो निहत्था हो जाएगा। वो निहत्था बन करके क्या बन जाएगा? क का साथी हटा देंगे, क का साथी हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये निहत्था बन गया आधा क। क्या बन गया? आधा क। और इसके साथी को हम जोड़ देंगे, इसके साथी को जोड़ देंगे क प्लस अ, तब जा कर के ये तैयार हो गया लड़ने के लिए। ये लड़ने के तैयार हो गया और क बन गया, लड़ने के लिए तैयार होकर के क बन गया। तो अब बताइए कि एक वर्ण ये मिला और उसके साथ में मिला, यानी वर्णों, अधिक वर्णों को क्या कहते हैं दोस्तों? अब तो सभी लोग मार दोगे कि व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्णों को व्यंजन कहते हैं। कभी स्वर मत लगा दीजिएगा, स्वर अकेले स्वतंत्र है। स्वर क्या है? स्वर राजा है, स्वर किसी का सहायता नहीं लेता है, ये अपने आप में महान होता है। तो फिलहाल इसका उत्तर क्या जाएगा? व्यंजन जाएगा। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार भी याद कर लो, अनुस्वार किसे कहते हैं? अंग और अह, ये हमारे क्या है? अनुस्वार में आते हैं। धरित्री का तद्भव क्या होगा? धरती, धरिती, धरती, धरती। दोस्तों धरती जो है हमारा तद्भव है। धरती क्या है? तद्भव है। ये हमारा धरती। ये धरित्री क्या है दोस्तों? तत्सम है। धरित्री क्या है? तत्सम। धरती क्या है? तद्भव। फिलहाल इसका उत्तर सी के साथ जाएगा। घनानंद को किस काल का कवि माना जाता है? घनानंद को रीतिकाल,
भक्ति काल, भारतेंदु काल, आदि काल। दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा रीतिकाल। घनानंद रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। आगे है निम्न में तत्सम शब्द है अंश, अंश, अस, अस। दोस्तों ये आपका तत्सम शब्द है और ये आपका तद्भव है। इसी का तद्भव है और ये तत्सम है। फिलहाल इसका उत्तर पहले का यानी 118 का ए जा रहा है। 12 सिंहा में कौन सा समास है? 12 सिंहा किसके होते हैं? 12 सिंह। 12 सिंहों वाला क्या होता है? मृग होता है। मृग जब हो जाएगा तो चला गया उदाहरण में मृग। अव्यय भाव क्या कहलाता है? मृग क्या होता है? इसको आपको जानना जरूरी होता है। इसको जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? कि बहुब्रीहि तो अन्य बतावत है। बहुब्रीहि तो अन्य बतावत है। तो 12 सिंहा हमारा अन्य बता रहा है, किसी दूसरे का नहीं होता है, मृग का होता है। तो बहुब्रीहि समास के साथ चला जाएगा। निम्न में से यड़ संधि कौन सा है? आप समझते जाइए, आप सारा समझने वाला है। समझिए यड़ संधि यौरो लव जिसमें भी दिखाई दे, यौरो लव और यौरो लव के साथ कोई भी आधा अक्षर मिला हो, या तो त मिला हो या प मिला हो या ल मिला हो या स मिला हो, आधा अक्षर अगर यौरो लव पर लटका हो, यौरो लव के साथ अगर आधा अक्षर आपका लटका हो तो आप आंख बंद करके यड़ संधि मार दीजिए। यौरो लव पर कोई भी लटका हो आधा अक्षर तो आंख बंद करके यड़ संधि मार दीजिए। तो अब बताइए कि यौरो लव पर किस पर आधा अक्षर लटका है? आधा अक्षर देखिए, आधा द य पर लटका है। आधा द य पर लटक करके यद्यपि बन गया तो याद रखना है कि यड़ संधि होगा। यौरो लव पर आधा अक्षर हो तो। निम्न में पुल्लिंग शब्द है सरसों, मूंग, मकई, सारस। दोस्तों अगर बोलने पर लड़की की आवाज़ निकले तो आपको स्त्रीलिंग मारना है, अगर पुरुष की आवाज़ निकले तो पुल्लिंग मारना है। सरसों की खेती हो रही है, सरसों की बुआई हो रही है, स्त्री की आवाज़ आ रही है, ये नहीं हो सकता। पुल्लिंग पूछा है आपसे, आपसे पुल्लिंग पूछा है, याद रखना है। मूंग बोई गई, स्त्री की आवाज़ आ रही है, ये भी नहीं हो सकता। मकई की बाल अच्छी लग रही है, मकई की बड़ी बड़ी बाल है, ये भी स्त्री की आवाज़ है। सारस उड़ता है, सारस तेज उड़ता है या धीमी उड़ता है, ये पुरुष की आवाज़ आ रही है, ये हमारा सही हो गया, सारस सही हो जाएगा। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठठेरी, ठठेराइन, ठठेरिनी, ठठेरिनी। दोस्तों ठठेरा का ठठेरिन हो जाएगा, ठठेरा का ठठेरिन हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। लघुत्तम मीन्स सबसे छोटी, लघुत्तम मीन्स सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी की जब बात आ जाए तो ध्वनि लगाना है, क्योंकि न तो शब्द होगा, न तो वाक्य होगा, न तो पद होगा। शब्द तो दो अक्षरों के मेल से बनता है। एक, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से शब्द बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। निर्धन शब्द में सही संधि है विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि और स्वर संधि। निर्धन का संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा नीह, नीह धन धन, नी धन धन हो जाएगा। तो दोस्तों आपका विसर्ग जब दिख रहा है तो विसर्गे न लगाओगे, क्या लगाओगे? विसर्ग संधि। प्रतिमान में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्यय भाव। कर्मधारय, कर्मधारय में कौन सा समास होगा? प्रतिमान में कौन सा समास होगा? दोस्तों दुनिया का कोई भी समास हो जिसमें भी आपको उपसर्ग दिखाई दे, क्या दिखाई दे? उपसर्ग। यदि उपसर्ग दिखाई दे तो आपको आंख बंद करके अव्यय भाव लगाना है। क्या लगाना है? अव्यय भाव।
अव्यय भाव समास लगा देना है आँख बंद करके। तो ये प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, ये प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो हम अव्यय भाव के साथ जाएंगे। सारंग किसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। शब्द है नहीं पूछा है, नहीं है। सारंग से आपका क्या क्या होता है? सिंह भी होता है, मृग भी होता है, हाथी भी होता है, मोर भी होता है, हिरण भी होता है, शेर भी होता है, सांप भी होता है, कोयल भी होता है, बादल भी होता है, हंस भी होता है, चातक भी होता है, सोना भी होता है। इतने का प्रवासी सारंग में आ सकता है। लेकिन दोस्तों एक ही शब्द है जो क्या है? आंधी। आंधी में सारंग का अनेकार्थी नहीं हो सकता। सही उत्तर बी है। कौन सी भाषा प्राचीन नहीं है? इसका कमेंट करके बताए, इसका कमेंट करके बताए दोस्त। जो भी इसका उत्तर दे देगा ईमानदारी से, बिना कहीं से खोजे, उसको मैं मान जाऊंगी कि वो बंदा कुछ पढ़ रहा है, वो बंदा कुछ तैयारी कर रहा है। बाकी अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमको यही लगेगा कि आप वीडियो देखते हो, बिना मन का पढ़ते हो, तैयारी आपकी अच्छी नहीं हो रही है। इसलिए दोस्तों तैयारी करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सी भाषा प्राचीन नहीं है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक करके जाइएगा दोस्तों, लाइक करके जाइएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा।